हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एनके जोशी सर स्वागत करता हूं। क्लास 7 सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है बच्चों आपकी, उसमें मैं आपके सामने आज जो चैप्टर लाया हूं, चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का पार्ट 2 का है बच्चों। ये एम्पायर्स एंड किंगडम हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इन एम्पायर एंड किंगडम के बारे में अराउंड 6 to 10 सेंचुरीज। तो ये आपका चैप्टर का नाम है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस चैप्टर विल जस्ट कवर द पीरियड फ्रॉम द 6 to 10 सेंचुरी। ये कवर करेगा। इन इंडिया विल आल्सो हाईलाइट ऑन द मेजर डायनेस्टीज, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, सोशल चेंजेस एंड कल्चरल अचीवमेंट्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के बाद में 6 to 10 सेंचुरी में क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई है, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, सोशल और कल्चरल क्या हमारे यहाँ पे हैपनिंग्स हुई हैं, उन सब के बारे में ये चैप्टर कवर करेगा। ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों आपको, हर एक पॉइंट पे, हर एक लाइन पे, ठीक है। सो आफ्टर द गुप्ता एम्पायर एंडेड around 600 common era, India entered a new phase in which large unified empires paved way to several strong regional kingdoms to emerge. This lasted until about 1200 common era and is also sometimes called the post classical era और अर्ली मिडाइवल पीरियड। अब देखो 600 के बाद में जब गुप्ता एम्पायर का एंड हो जाता है, उसके बाद से लगाकर 1200 कॉमन एरा के आसपास का जो टाइम है बच्चों, ये पोस्ट क्लासिकल या अर्ली मिडाइवल आपका पीरियड है, या फिर पोस्ट क्लासिकल एरा भी इसे हम लोग कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई 600 से लगा के 1200 के बीच में ऐसा क्या हुआ है हमारे मिडाइवल हिस्ट्री में ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला है ग्रेट किंग ऑफ द किंग, यानी राजाओं का महाराजा, महाराजा धीराज। ये महाराजा धीराज कौन था? लेट्स टॉक अबाउट हर्षाज रूल 606 कॉमन एरा ऑनवर्ड्स। यहाँ से तो 606 से हमारा हर्ष का रूल होता है। हर्ष कौन था? सो हर्षवर्धन भी इसे कहते हैं, बिकेम द किंग इन 606 कॉमन एरा एट कन्नौज, जिसका एंशिएंट नाम था कन्याकुब्जा। अब यहाँ पे कन्नौज जो है ना वो यूपी में है, और यूपी में इसका जो पुराना नाम है कन्याकुब्जा था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ का राजा बनता है 606 में हमारा हर्षवर्धन, हिंदू रूलर था वो, एंड ही बिलोंग्ड टू द पुष्यभूति डायनेस्टी आल्सो नोन एज वर्धन डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी एक फैमिली है, ठीक है ना। जैसे आपकी कास्ट होती है, आपकी सरनेम होते हैं, तो वैसी इसकी जो सरनेम और कास्ट जो थी वो पुष्यभूति या वर्धन थी। तो इस फैमिली से वो बिलोंग करता था। उसका बैकग्राउंड ये था। अर्लियर जो उसकी कैपिटल थी वो थी स्थानेश्वर, जिसे आज थानेश्वर बोलते हैं, जो हमारे हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ आपको ये ध्यान देना है। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ में और ईस्ट में उसने अपना एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। ही वाज कॉल्ड महाराजा धीराज, मीनिंग जिसका होता है द ग्रेट किंग ऑफ द किंग, यानी कि राजाओं का महाराजा, महाराजा धीराज हर्षवर्धन। इतना सा आपको पता होना चाहिए इसके बैकग्राउंड। और अब उसकी कल्चरल क्या अचीवमेंट्स रही है, हमें उसका कंट्रीब्यूशन क्या मिला है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ही वॉज अ पोइट, नॉट ओनली ए किंग एंड आल्सो अ ड्रामेटिस्ट हु रॉट 3 प्लेज इन संस्कृत। संस्कृत में उसने 3 प्ले लिखे थे, और साथ ही साथ वो ड्रामा लिखने वाला और एक कवि भी था, ना केवल राजा था। इसकी ये भी खूबियाँ थी, ये आपको पता होना चाहिए। ही पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर्स लाइक भानभट्टा who wrote कादम्बरी, one of the world's first novels, and also हर्ष चरित्र, that is the biography of हर्ष। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, मतलब किसी के लाइफ के बारे में अगर कोई कवि या राइटर लिखता है तो वो उसकी बायोग्राफी होता है। अगर कोई भी पर्सन अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। इतना सा आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो कादम्बरी एक नोवेल था जो दुनिया का पहला नोवेल है। बाणभट्ट वहाँ का दरबारी कवि था, मतलब कि हर्ष के कोर्ट में वो रहता था और अच्छा सा स्कॉलर था। स्कॉलर का मतलब जो एक स्टूडेंट की लाइफ भी जीता है और सीखने के लिए वहाँ पे रहता है, और साथ ही साथ अच्छा सा विद्वान भी होता है, मतलब कि एजुकेटेड पर्सन। तो यहाँ पे इंटेलिजेंसिया भी आपको देखने को मिलता है बाणभट्टा के नाम से, जो हमारे हर्ष के दरबार में था। उसने कादम्बरी जो एक नोवेल है वो लिखा, और हर्ष चरित्र ये भी उसने बायोग्राफी लिखी। यहाँ तक कि हमारे हर्ष ने भी 3 प्ले लिखे थे। प्ले यानी नाटक, ठीक है। तो ड्रामा जो इसे हम कहते हैं,
वो संस्कृत में लिखे थे क्योंकि वो एक कवि भी था और ड्रामेटिस्ट भी था। इतना सा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। एंड ही आल्सो डिवोटेड टू शिवा एंड बुद्धिज़्म बट रिस्पेक्टेड ऑल द बिलीव्स। हालांकि वो शिव और बुद्धिस्ट या बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिवोशन था उसका, लेकिन सारे धर्मों की और सारे बिलीव की वो आदर सत्कार करता था, सबका रिस्पेक्ट करता था। इस तरह का राजा था हमारा हर्ष। एंड अर्ली 5 years he held an assembly at Prayag where he gave away wealth to Buddhist ब्राह्मणास एंड द पुअर। यहाँ प्रयाग में, जो आज प्रयागराज है हमारे यूपी में, जिसे पहले इलाहाबाद बोलते थे बच्चों, यहाँ वो असेंबली करवाता था हर 5 सालों में, जिसे आज हम लोग कुंभ मेला बोलते हैं। ये बाद में कुंभ मेला के नाम से मशहूर हुआ है। तो ये हमारे आयोजन करने वाले हर्ष ही है। एंड ही ट्राइड टू एक्सपेंड साउथवर्ड बट वाज स्टॉप्ड बाय पुलकेशिन सेकंड ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। अब यहाँ हमने पढ़ा कि नॉर्थ में और ईस्ट में उसने एम्पायर एक्सपेंड किया, लेकिन जैसे ही साउथ में बढ़ रहा था तो पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्य डायनेस्टी से है। अब देखो हर्ष जो था ना वो वर्धन डायनेस्टी से था, ठीक है, उसका ये फैमिली था। अब यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड जो है ना, सेकंड है यहाँ पे। फर्स्ट कौन है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि भाई चालुक्य डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, कौन उसका फाउंडर है। लेकिन यहाँ पे जब हर्ष था उस समय पुलकेशिन सेकंड था, तो उनके बीच में टकराव होता है और अंत में 647 में हर्षवर्धन मर जाता है। तो ये स्टोरी है हमारे हर्ष के बारे में, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अब ये इन्फॉर्मेशन मैं क्यों दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, तो इसके पीछे हमारे पास में जो है जुजेंग जो चाइनीज़ पिलग्रिम है उसके बारे में हमें पता करना चाहिए, क्योंकि उसके रिकॉर्ड से ही हमें हर्ष के बारे में, उसके रिकॉर्ड से ही नहीं मतलब उसके रिकॉर्ड से भी हमें हर्ष चरित्र है हमारे पास में, बाण भट्ट का लिखा हुआ कादम्बरी है हमारे पास में, और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं। तो उस समय जुजेंग भी, जिसे ह्युनसेंग भी बोलते हैं, वो चाइनीज़ पिलग्रिम था। देखते हैं कौन था वो जुजेंग, जो कि एक चाइनीज़ पिलग्रिम था जो ट्रेवल किया था इंडिया में 630 टू 644 के बीच में। यहाँ पर वो आया था चाइना से, और ही केम टू विजिट बुद्धिस्ट साइट एंड लर्न फ्रॉम इंडियन टीचर्स। या बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में सीखने के लिए आया था, और यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स थे उस समय एंशिएंट टाइम 630 के आसपास, तो वहाँ से भी कुछ लर्निंग के लिए आया था वो। एंड ही ब्रॉट बैक अराउंड और ओवर 600 बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट टू चाइना व्हेन ही रिटर्न टू चाइना। जब वो चाइना गया था तो 600 बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लेके गया। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है बच्चों, जैसे आज आप लोग नोटबुक में या पेज पे नोट्स जो लिखते हो हाथ से पेन से, तो ये जो है ना हमारे मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं। पहले के बच्चे जो होते थे या जो भी लोग लिखते थे वो पाम ट्री के लीव्स पे लिखते थे, तो उनको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता था। हैंड रिटन नोट्स होते थे। तो लगभग 600 नोट्स उसने बनाए और वो चाइना में लेके गया है। उसके इन डिटेल से हमें पता चलता है कि वो आया कब था, किस तरह से उसने यहाँ पे क्या क्या देखा था। जैसे कि और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ही लेफ्ट डिटेल्ड अकाउंट्स अबाउट पॉलिटिक्स, कल्चर एंड रिलीजन इन इंडिया जब वो यहाँ पे था। एंड हर्ष वेलकम्ड हिम एंड हेल्ड ग्रैंड असेंबली एट कनौज इन हिज ऑनर। जब वो आया था उसका भव्य स्वागत किया गया हमारे हर्ष के थ्रू। एंड उसका ये भी कहना था कि जो कनौज था वो एक ब्यूटीफुल एंड प्रोस्परस सिटी भी था उस समय, जब वो 630 से 644 के बीच में यहाँ भारत आया था। ये आपको पता होना चाहिए, हर्ष के टाइम में आया था। लेट्स टॉक अबाउट ये जो 3 हमारे फ्लैग है ये किसके हैं और नीचे क्राउन किसका है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्री पैट्रिट स्ट्रगल फॉर कनौज। अब मैंने आपको बोला कि भाई 647 में हर्ष मर जाता है पुलकेशिन सेकंड के बाद में। अब जब भी मर जाता है तो उसके लिए बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट रूलर है वो खड़े हो जाते हैं कि भाई अब तो अगला राजा मैं बनूंगा, है ना। तो इस तरह का एंशिएंट हमारा सिविलाइजेशन रहा है। तो 3 जो लोग थे, एक तो हमारा यहाँ पर रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है आपको, एक आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है और एक आपको ब्लू दिखाई दे रहा है। ये अलग अलग आपके फ्लैग थे और अलग अलग सेनाएं आपस में लड़ रही थी इस कनौज के लिए। तो कनौज का ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आफ्टर हर्षाज डेथ इन 647 कॉमन एरा, नॉर्थ इंडिया सॉ पॉलिटिकल टर्मोइल। 3 पावरफुल डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल फॉर कनौज ड्यूरिंग द 8th and 9th सेंचुरी। ये 3 डायनेस्टीज कौन सी थी, तो अगर हम बात करें तो पाल जो थे वो थे ईस्ट से, गुजर प्रतिहार हमारे वेस्ट से, और राष्ट्रकूटाज हमारे डेक्कन प्लेट्यू के साइड से। तो यहाँ तीनों तरफ अगर हम बात करें, जैसे कि इंडिया का अगर मैं यहाँ पे आपको मैप बना के बताऊँ कि भाई यहाँ पे ये हमारा साउथ इंडिया है, ठीक है। साउथ इंडिया आपको पता होना चाहिए, ये साउथ का हमारा
और यहाँ पे है हमारा कनौज, ठीक है ना, ये है कनौज, ठीक है। और यहाँ पे गुजर प्रतिहार गुजरात से, क्योंकि ये हमारे वेस्ट से थे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जीपी यानी गुजर प्रतिहार। और हमारे पाल जो थे, पालाज, ये हमारे बंगाल साइड से थे, बिहार और आज का बंगाल, ये दोनों पहले बंगाल ही था, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ PL, पाल, ठीक है। और यहाँ जो है बीच में हमारे चालुक्याज है जो पुलकेशिन फर्स्ट और सेकंड थे, तो यहाँ मैं कर देता हूँ CH। और ये जो एरिया है हमारे जीपी के नीचे, ये वाला जो एरिया है वो हमारे राष्ट्रकूटाज का है, ठीक है ना। और ये जो है हमारा पाल का है, सॉरी पल्लवस का है। पल्लव कौन थे तो इनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये PV पल्लवाज, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन वॉर होता है ना बच्चों, वो आपके जीपी का, गुजर प्रतिहार का, पाल का और हमारे राष्ट्रकूटा का, इन तीनों का वॉर होता है। इसके लिए, किसके लिए? कनौज के लिए। क्यों? क्योंकि अब इस चालुक्य ने, जो पुलकेशिन सेकंड था, उसने हमारे हर्ष को मार दिया था, हरा दिया था। इस वजह से अब इसकी जो थ्रोन था वो खाली था। कनौज वाज स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन द गंगा एंड इट्स कंट्रोल ओवर द ट्रेड रूट्स। जो कनौज का प्लेस था वो अच्छी खासी लोकेशन पे था, जिसकी कनेक्टिविटी आपके ट्रेड रूट से भी थी और गंगा का प्लेन एरिया भी यहाँ पे था और रिवर भी, गंगा रिवर भी आपके यहाँ आसपास थी। उस वजह से इसका एक सामरिक महत्व था, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था, ये हमें अब तक समझना चाहिए। इस वजह से ये तीनों ने उसको लड़ने के लिए और उसे पाने के लिए, कनौज को पाने के लिए भयंकर युद्ध लड़ रहे थे। हम लोग डिटेल में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे ईस्ट से यानी बंगाल से पाल के बारे में देखते हैं। राइज कब हुआ, किस तरह से रूल किया? गोपाला was chosen by the people in 750 कॉमन एरा टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इन बंगाल। बंगाल में ये चुना हुआ नेता था गोपाल। ही फाउंडेड द पाल डायनेस्टी। अब यहाँ पे पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? आपका गोपाला, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा पावरफुल नहीं था। उसके बाद में आता है धर्मपाल, जिसने एक्सपेंड किया इस एम्पायर को ईस्ट और नॉर्थ इंडिया तक, ईस्ट में भी और हमारे नॉर्थ इंडिया में भी। हर्षवर्धन जो पहले ईस्ट में और नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन अब हमारा हर्ष नहीं रहा। अब इसने क्या किया, जो हमारा धर्मपाल था, इस धर्मपाल ने नॉर्थ में और ईस्ट में अपना एम्पायर एक्सपेंड किया। धर्मपाल बहुत पावरफुल राजा था और गोपाल उसका फाउंडर था, पाल डायनेस्टी का या पाला डायनेस्टी का। अब इसका कल्चरल क्या अचीवमेंट्स है? पैट्रोनेज ऑफ लर्निंग, द पालाज वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। अब महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म की 2 ब्रांचेज है, आपको पता होना चाहिए। महायान वाले चाहते हैं कि भाई मूर्ति से, उनका स्कल्पचर या चित्र से हमें भगवान बुद्ध की पूजा करनी चाहिए, उनके लिए मोनास्ट्रीज वगैरह बनानी चाहिए। जैसे हिंदुओं के लिए टेम्पल्स होता है, मुस्लिम के लिए मॉस्क्यूज होता है, तो हमें जो बुद्धिज़्म है या जैनिज़्म है, इनके लिए मोनास्ट्रीज बनानी चाहिए। इस तरह की जो सोच वो रखते हैं वो महायान ब्रांच वाले बुद्धिस्ट लोग होते हैं। और हीनियन वाले, भाई बुद्ध भगवान यहाँ दिल में है, बस इतना वो आपको ध्यान में रखना है। धर्मपाल फाउंडेड विक्रमशिला मोनास्ट्री इन बिहार 8th सेंचुरी के आसपास। एंड जो धर्मपाल था, ही वाज आल्सो पैट्रोनाइज्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, जो हमारे आज बिहार में है। इसको पैट्रोनाइज करने वाला भी धर्मपाल था, आपको ये पता होना चाहिए। गोपाल खाली एक फाउंडर था। और धर्मपाल ने सोमपुरा मोनास्ट्री की भी फाउंडिंग किया था बांग्लादेश में, आज भी ये अवेलेबल है। इतना सा इन्फॉर्मेशन पाल डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इनका बैकग्राउंड है। और अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी उसने सेटअप करवाई थी हमारे धर्मपाल ने। लेट्स टॉक अबाउट अ यूनिवर्सिटी विद द स्कॉलर एज गेट कीपर्स, विक्रमशिलाज यूनिवर्सिटी। अब यहाँ गेट कीपर स्कॉलर क्यों लिखा है? क्योंकि इसका एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, इम्पोर्टेंस है हमारे हिस्ट्री में। यहाँ हम लोग बात करते हैं, विक्रमशिला में 6 कॉलेज थे, मोनास्ट्रीज थी, टेम्पल्स, लेक्चर हॉल और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी हुआ करती थी, आज भी है। इसमें 3000 स्कॉलर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते थे, जिसमें ग्रामर, लॉजिक, फिलोसफीज वगैरह होते थे। ईच कॉलेज हैड द्वार पंडिता, जिसे स्कॉलर गेट कीपर बोलते थे। वो टेस्टेड द स्टूडेंट्स बिफोर देयर एडमिशन और एंट्री। हर जो द्वारपाल होते हैं, यानी कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड हम बोलते हैं आम भाषा में, हमारे गेट के पास में जो खड़े होते हैं, ये द्वार पंडित क्या करते थे? जैसे ही कोई बच्चा
अंदर प्रवेश करता था तो उनसे सवाल करते थे, जैसे उन सवालों के जवाब वो बच्चे करते थे तो उनको एडमिशन कर दिया जाता था, अदरवाइज एंट्री एडमिशन नॉट अलाउड होता था। इस तरह के हमारे द्वार पंडित हुआ करते थे। एंड इट हैड स्ट्रॉन्ग टाइज विद तिब्बत एंड हेल्प्ड शेप टिबेटियन बुद्धिज्म। पाल डायनेस्टी ने तिब्बत में जो बुद्धिज्म आज है हमारे आज के टाइम में, इसको पैट्रोनाइज करने में और स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी इन द 12th सेंचुरी, लेकिन पाल डायनेस्टी को बख्तियार खिलजी ने ख़त्म कर दिया था। अब पाल का ट्रेड और इकोनॉमी कैसी थी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। द पाला एम्पायर फ्लोरिश्ड थ्रू इंटरनल ट्रेड एंड मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया तक कनेक्टिविटी थी उनकी थ्रू सी पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे हमने जैसे बोला था कि भाई बंगाल और यहाँ पे हमारे ये पाल थे, तो यहाँ पे आपका ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, तो इस वजह से अच्छा खासा सी पोर्ट इनको देखने को मिलता है। तो उस वजह से अच्छी खासी कनेक्टिविटी थी साउथ ईस्ट एशिया से भी, तो इनका ट्रेड इतना ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा था, डेवलप कर रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है हमारा जीपी यानी गुजर प्रतिहार। इनकी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय नागभट्ट फर्स्ट। गुजर प्रतिहार जो एक डायनेस्टी है, इसकी रचना और इसका फाउंडिंग करने वाला नागभट्ट फर्स्ट था, जो मिड 8th सेंचुरी में यानी कि 750 कॉमन एरा। आप पाल को देखोगे तो वो भी 750 के आसपास है और ये भी हमारा 750 के आसपास है। इसका सेटअप किया था हमारे नागभट्ट फर्स्ट ने। ओके, सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया बिटवीन गुजरात एंड राजस्थान। ये जो हमारे गुजर प्रतिहार लोग थे, ये हमारे आज के गुजरात और राजस्थान से ओरिजिनली बिलोंग करते थे। ओके, अर्ली जो उनकी कैपिटल थी वो भीलमाला थी, जिसका बाद में भीनमाल नाम रखा गया, और इसे बाद में जब वो गुजर प्रतिहार रूल कर रहे थे तो इसे शिफ्ट कर दिया गया उज्जैनी, जब राजा भोज यहाँ पे रूलर बना। ठीक है, जिसे आज उज्जैन बोलते हैं, जो हमारा एमपी में है। इतना सा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों। सो उज्जैनी और पूरा गुजर प्रतिहार फेमस था पुशिंग बैक अरब इन्वेजन्स इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जब ये अरेबियन लोग आ रहे थे हमारे इंडिया में, प्रवेश कर रहे थे, उनको पुश किया था हमारे गुजर प्रतिहार लोगों ने। इनकी डायनेस्टी के रूलर्स ने इन्हें यहाँ पे आक्रमण करने के लिए कभी भी प्रवेश नहीं करने दिया। इस तरह का कंट्रीब्यूशन हमारे गुजर प्रतिहार का था। अरब लोगों को उन लोगों ने खदेड़ के रख दिया था। इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग राजा भोज के बारे में, जो 9th सेंचुरी में रूलर बन गया था, उसके बारे में देखते हैं। राजा भोज आल्सो नोन एज मिहिर एंड आदिवरा, तो ही वाज आल्सो अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, इसलिए एंड ही बिल्ट एन एम्पायर फ्रॉम पंजाब टू कन्नौज, कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। आज पूरा नॉर्थ इंडिया को, जो आज हमारा नॉर्थ इंडिया है, उसको पंजाब से कन्नौज तक उसने एकदम कंट्रोल करके रखा था। एंड डायनेस्टी वाज डिक्लाइन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कन्नौज बाय राष्ट्रकूटाज। जब राष्ट्रकूटाज ने कन्नौज को डिस्ट्रॉय किया, ख़त्म किया, तब हमारी गुजर प्रतिहार डायनेस्टी भी ख़त्म हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रकूटाज और पावरफुल थे। फाइनली एलिमिनेटेड बाय गजनवीद इन अर्ली 11th सेंचुरी, और फाइनली ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राष्ट्रकूटाज, जो तीसरे हमारे पक्ष थे, जो कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। पहला हमने पढ़ा गुजर प्रतिहार के बारे में, नहीं, इससे पहले हमने पढ़ा हमारे पाल के बारे में, फिर गुजर प्रतिहार, और उसके बाद में थर्ड जो है वो इन दोनों में से जो पाल थे, जिसको बख्तियार खिलजी ने ख़त्म कर दिया, और हमारे गुजर प्रतिहार जिनको राष्ट्रकूटाज ने ख़त्म कर दिया, गजनवीज़, तो उन लोगों ने हमारे गुजर प्रतिहार को ख़त्म कर दिया। अब राष्ट्रकूटाज के बारे में अगर बात करें तो दंती दुर्ग बिकेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूटा रूलर इन मिड 8th सेंचुरी यानी 750। तीनों की जो डायनेस्टी का आप देख रहे हो ना फाउंडिंग, वो 750 है। ये ध्यान रखना, कॉमन चीज़ें हैं। तो यहाँ पे नाम थोड़ा अलग अलग है क्योंकि डायनेस्टी अलग अलग है। तो यहाँ का जो रूलर है हमारा इंडिपेंडेंट, वो है दंती दुर्गा। दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा रूलर बन गया। ही ओवरथ्रू द चालुक्याज इन द डेक्कन। जो डेक्कन में चालुक्याज थे, हमारे पुलकेशिन सेकंड वगैरह,
इनकी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया हमारे राष्ट्रकूटाज ने। एंड इनकी जो कैपिटल थी वो थी मान्यखेड़ा और मान्यखेता, जो आज मालखेड़ा के नाम से कर्नाटका में लोकेटेड है। एंड इट रिमेंड, मतलब ये जो डायनेस्टी थी, इट रिमेंड डोमिनेट फॉर नियरली 2 सेंचुरीज, 200 साल तक हमारी ये 750 से 850 फिर 950 मतलब 10th सेंचुरी तक इन लोगों ने रूल किया। ये आपको 8th सेंचुरी से मिड 8th सेंचुरी से लगा के 10th सेंचुरी के बीच तक उन लोगों ने रूल किया राष्ट्रकूटाज ने। तो दंती दुर्ग आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे इनकी क्या कल्चरल अचीवमेंट्स है, सो लेट्स टॉक अबाउट कृष्णा फर्स्ट, जो दंती दुर्ग के बाद में राजा बना। ही बिल्ट द मैग्निफिशेंट कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा केव्स, जो आप पीछे देख रहे हो ये आपके सामने है। तो यहाँ पे ये जो मंदिर है कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा केव्स में। तो इसकी जो फाउंडिंग जो किया था वो हमारे कृष्णा फर्स्ट ने किया था, जो एक मैग्निफिशेंट यानी ब्यूटीफुल मंदिर है। दैट इज द लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल इन आवर इंडिया। द राष्ट्रकूटाज पैट्रोनाइज्ड हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन स्कूल्स इक्वली, सबके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट करते थे। एंड दे आल्सो एनकरेज लर्निंग इन संस्कृत, प्राकृत एंड कन्नड़, ये एंशिएंट लैंग्वेजेज है। तो यहाँ पे उन लोगों ने इसको भी फ्लोरिश किया, डेवलप किया। ये आपके इनके बारे में है। अब यहाँ पे राष्ट्रकूटा में अमोघ वर्ष फर्स्ट बहुत ही पावरफुल रूलर था 9th सेंचुरी में। लेट्स टॉक अबाउट हिम, आल्सो नॉन एज नृपतुंगा, जिसका मतलब होता है पीक ऑफ द किंग्स। He ruled for 64 years, ensuring peace and prosperity in his entire empire, strongly drawn to Jainism, but also patronized Hindu temples. ये भी आपको पता होना चाहिए। He was a fine poet in the Sanskrit language and also of कन्नड़ language. तो अच्छा खासा अमोघ वर्ष नृपतुंगा के नाम से, जो पीक ऑफ द किंग, यानी राजाओं का महाराजा था तो बहुत कम छोटा पड़ गया, अब तो ये तो पीक ऑफ द किंग्स, मतलब कि इससे बड़ा तो कोई राजा ही नहीं है। ठीक है, राजाओं का सबसे बड़ा, महाराजाओं का महाराजा, ऐसा है। अरेबियन हिस्टोरियन जो अल मसूदी है उसने इसकी तारीफ की कि ये जो है ना मुस्लिमों का भी अच्छा खासा रिस्पेक्ट करता था और उनके लिए मॉस्क्यूज भी बनाता था, मस्जिदें भी बनाता था। तो अच्छा अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटा रूलर अच्छा था। इतना सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब हम लोग कश्मीर की वादियों में चलते हैं बच्चों। जो आपको नज़ारे जो दिख रहे हैं हिमालयाज़, यहाँ पे कश्मीर चलते हैं। थोड़ी सी गर्मी लग रही है, सो कश्मीर चलते हैं। ठीक है, इन द मिड 8th सेंचुरी यानी 750, ये भी कश्मीर एमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट हिमालयन किंगडम। ललितादित्य मुक्तपीड़ा वॉज ए पावरफुल रूलर इन मिड 8th सेंचुरी। अब कश्मीर में किसका नाम आपको याद रखना है? ललितादित्य मुक्तपीड़ा। ये भाई नाम डिफरेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन आप देखो इसको। ललितादित्य मतलब कि जो हमेशा, ललित का मतलब होता है खुशी और आदित्य मतलब सूरज, है ना। अगर हिंदी में पर्यायवाची शब्द आपको पता होगा ना तो आपको ये होगा कि वो सूर्य जो खुशी प्रदान करता है, और मुक्त पीड़ा यानी जो पीड़ाओं से मुक्त करता है, पीड़ा यानी तकलीफ। तो ऐसा हमारा वो राजा था ललितादित्य मुक्तिपीड़ा, ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर हिम, जैसे ही वो मर जाता है, टाइम होता है भाई सबका, तो उसके बाद में कश्मीर एक्सपीरियंस्ड मैनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, जिसमें क्वीन दीदा, जिसे क्वीन दीदी भी बोलते हैं, सी रूल्ड इन द लेट 10th सेंचुरी एंड सी फाउंडेड टाउन्स, बिल्ट टेम्पल्स एंड रिस्टोर्ड मैनी मोर। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को उसने रिस्टोरेशन का काम किया क्वीन दीदा ने। ठीक है, तो जो रानी है हमारी दीदा, वो कश्मीर से बिलोंग करती थी, और ललितादित्य मुक्तपीड़ा ये भी हमारे कश्मीर से बिलोंग करता था, ये रूलर था। और ये जब मर जाता है तो उसके बाद में इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को रिस्टोर करने वाली रानी दीदी, ये भी हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में नाम आता है इसका। इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो पोइट्री और पोएम से रिलेटेड हम बात करें ना कि भाई यहाँ पे कल्चरल क्या अचीवमेंट्स है, तो यहाँ पे कल्लन नाम का बहुत अच्छा कवि भी था। कल्लन ने राज तरंगिणी नामक बहुत बड़ी किताब लिखी थी, टेक्स्ट बुक है राज तरंगिणी। इट वॉज रिटन बाय द स्कॉलर पोइट कल्लन इन 12th सेंचुरी। कल्लन की राज तरंगिणी जो है ना वो कल्लन ने लिखी थी 12th सेंचुरी में।
इसका मतलब जो राज तरंगिनी जो नाम है, इसका मतलब होता है रिवर ऑफ द किंग, राजा की नदी, ठीक है, राज तरंगिनी। ये जो राज तरंगिनी है, इट नरेट्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर डायनेस्टी फ्रॉम द बिगिनिंग टू हिज टाइम। कलन के टाइम तक की सारी हिस्ट्री यहाँ पे कवर करती है। कलन यूज्ड इंस्क्रिप्शंस, टेम्पल रिकॉर्ड्स एंड अर्लियर वर्क्स टू राइट एक्यूरेट हिस्ट्री, एंड ही बिलीव्ड historians should always remain free from love or hatred when relating the fact about anyone. His purpose was to draw moral lessons from his history. ये भी कलन का मानना था। कलन आपके राज तरंगिनी लिखने वाला एक बहुत ही बड़ा कश्मीर का पॉइंट था। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों यहाँ तक। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बड़ी है। और भी कल्चरल क्या इंपॉर्टेंस है इसका। सो कश्मीर रिमेन्ड वेल कनेक्टेड टू इंडियाज पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ डिस्पाइट इट्स जियोग्राफी। जैसे कि है यहाँ पे माउंटेन बहुत ज़्यादा है। इट वॉज ए मेजर सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग, फिलोसफी एंड द आर्ट, एंड आल्सो कश्मीर सेविज्म डेवलप्ड हियर विद द स्कॉलर्स लाइक अभिनव गुप्ता यहाँ के थे। एंड अभिनव गुप्ता का जो काम है, इट इन्फ्लुएंस्ड फिलोसफी, एस्थेटिक्स, पोइट्री एंड आर्ट अक्रॉस इंडिया। इंडिया के बाहर भी उनका नाम आता है अभिनव गुप्ता का। इसका काम ये वापस लाइन आ चुकी है बच्चों। तो इसने मतलब बहुत अच्छी खासी यहाँ पे कल्चरल अचीवमेंट हमारे पास में है। कश्मीर एक्टेड एज ए ब्रिज फॉर बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप बिटवीन इंडिया, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया में। ये कनेक्टिविटी वाला एक सेंट्रल पॉइंट था हमारे कश्मीर का। कश्मीरी आर्टिसंस, स्कल्पचर एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटर्स वर हाईली वैल्यूड अक्रॉस द रीजन्स। इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब डेक्कन की तरफ हम लोग चलते हैं। मतलब अभी जो हमने इंडिया का जो मैप अभी हमने बात किया था बच्चों, तो हमने यहाँ अपने कन्नौज के बारे में, चालुक्य के बारे में, फिर पाल डायनेस्टी के बारे में, गुजर प्रतिहार के बारे में, और राष्ट्रकूटाज जो थे हमारे, इधर हमने बात कर दिया। अब हम ये जो डेक्कन वाला एरिया है हमारा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि भाई यहाँ पे कौन थे और किस तरह से ये रूल कर रहे थे। ओके, सो ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं इस डेक्कन एंड बियॉन्ड वाले टॉपिक में। सो द डेक्कन प्लेट्यू एंड द सदर्न इंडिया वर पॉलिटिकली एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड 6th to 10th और 12th, यानी जो हमारा पोस्ट क्लासिकल पीरियड है, इस समय ये भी अवेलेबल था एंड पूरी तरह से एक्टिव था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ वाकाटकाज सेवरल किंगडम्स कॉम्पिटेटेड फॉर सुप्रेमेसी। यहाँ जो डेक्कन में ना एक डायनेस्टी रूल कर रही थी, वो थी हमारी वाकाटकाज। अब ये हमने 6 to 12 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले थे ये 6 से पहले वाकाटकाज थे हमारे डेक्कन प्लेट्यूज़ में और डेक्कन वाले एरिया में। तो इनका जैसे डिक्लाइन होता है तो बहुत सारे रीजनल किंगडम्स हमारे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी पावर के लिए, कंपटीशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे यही हम लोग पढ़ रहे हैं। और अब यहाँ पे कौन कौन से थे आफ्टर दैट या ड्यूरिंग 6 to 12 सेंचुरी में, तो हमारे सबसे पहले है चालुक्यास। अब चालुक्यास के बारे में हम बात करें तो ये डायनेस्टी फाउंडेड की गई थी पुलकेशिन फर्स्ट के थ्रू इन द मिड 6th सेंचुरी, यानी कि 550 के आसपास, बराबर। बाकी जो थी हमारी 750 के आसपास थी, लेकिन डेक्कन में ये 550 यानी मिड 6th सेंचुरी के आसपास पुलकेशिन फर्स्ट। अभी हमने जो हर्षवर्धन से लड़ाई, जो जिसने भी फाइटिंग किया था, लड़ाई लड़ी थी, वो था पुलकेशिन सेकंड, यानी इसका ग्रैंड सन था वो। तो ये भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पुलकेशिन सेकंड जो कि ग्रैंड सन था, ग्रेटली एक्सपेंडेड द चालुक्य किंगडम ड्यूरिंग हिज रूल, एंड पुलकेशिन सेकंड सक्सेसफुली चेक्ड हर्षाज साउथवर्ड एक्सपेंशन, और वहाँ पे उनकी लड़ाई हुई थी। 647 में हमारा हर्ष मर जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो पुलकेशिन फर्स्ट इसका फाउंडर था। और चालुक्य के बारे में हम बात करें तो उनकी कैपिटल थी वाटापी, जो बादामी है अभी। इज़ फेमस फॉर इट्स हिंदू एंड जैन कैव टेम्पल्स, मतलब कि जो कैव टेम्पल होता है, मतलब कि गुफाओं में जो मंदिर है, किनके, हिंदुओं के, जैनिज़्म के, उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है हमारा वाटापी। वाटापी को बादामी भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये उनकी कैपिटल थी। पहले उनकी कैपिटल ऐहोल हुआ करती थी, जिसमें बहुत सारे हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स, जो केव टेम्पल्स थे, ये भी पता होना चाहिए आपको, ऐहोल या आर्यपुरा, ठीक है।
A Sanskrit inscription by Ravi Kirti praises Pulkesin II's victories, though it contains exaggerations. अब यहाँ पे रवि कीर्ति कौन है? जैसे बाण भट्ट हमने पढ़ा था, वो हर्षवर्धन के टाइम में एक पोइट था, वैसे ही पुलकेशिन सेकंड के टाइम में स्कॉलर जो था, पोइट जो था, वो था रवि कीर्ति। अब रवि कीर्ति ने भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे थे, टेक्स्ट बुक लिखी थी, लेकिन इसके लिखे हुए संस्कृत के एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें पुलकेशिन सेकंड के बारे में बहुत कुछ तारीफ़ें लिखी है। प्रेजेस यानी तारीफ़ करना, तो बहुत सारी ऐसा भी हिस्टोरियन का मानना है कि ये एक्सग्रेशन से, एक्सग्रेशन का मतलब कि अतिशयोक्ति, मतलब कि मोर देन मोर, मतलब उस पर फैक्ट भी नहीं हो सकता है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, इस तरह से मतलब वो बातें हैं, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट से ओवर कॉन्फिडेंट में लिखा था रवि कीर्ति ने, इस तरह से हमें समझना चाहिए बच्चों। सो जुजेंग आल्सो विजिटेड द चालुक्य किंगडम एंड प्रेज्ड पुलकेशिन सेकंड्स रूल। अब यहाँ पे रवि कीर्ति की अगर आपको एक्सग्रेशन लग रही है इन हिस्टोरियन को, तो भाई जुजेंग ने भी विजिट किया था चालुक्य किंगडम में, जो हर्ष के टाइम में आया था, और तो हर्ष और पुलकेशिन सेकंड एक ही टाइम में थे, तो यहाँ पे भी वो गया था अपने क्या बोलते हैं वर्धन डायनेस्टी में, चालुक्य किंगडम में, तो यहाँ पे भी उसने हर्षवर्धन की भी तारीफ़ की, तो पुलकेशिन सेकंड की भी तारीफ़ की कि दोनों अच्छे रूलर थे। अब ये तो विधि के ऊपर होता है, यानी लॉ के ऊपर होता है, कौन जिएगा कौन नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरह से हमारा जो रूलर है वो हर्षवर्धन ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पुलकेशिन सेकंड भी एक तरह से डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड के बाद में और ज़्यादा पावरफुल रूलर नहीं थे, फिर भी इनका डिक्लाइन हुआ और वापस एक बार रिवाइवल हुआ। अब रिवाइवल क्या है और किस तरह से डिक्लाइन हुआ, किसने किया, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इन द अर्ली 7th सेंचुरी हर्षवर्धन जो नॉर्थ में था कन्नौज के आसपास, और पुलकेशिन सेकंड जो साउथ में था, दे वर टू मेजर पावर्स इन इंडिया 7th सेंचुरी में। पुलकेशिन सेकंड जो अभी हमने पढ़ा था, ही डिपीटेड बाय पालवाज ऑफ कांचीपुरम या कांची। अभी इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ये पल्लव थे, पालवाज ये हमारे कांची के थे, कांची तमिलनाडु के आसपास, जिसे आज कांचीपुरम बोलते हैं। तो इस पल्लव डायनेस्टी ने क्या कर दिया, चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया, और पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया। तो ये हार जीत हमारी हिस्ट्री में चलती रहती है बच्चों, ये यहाँ पे हुई थी। एंड बाय द मिड 8th सेंचुरी, मतलब 750 के आसपास, राष्ट्रकूटाज आल्सो रिप्लेस्ड द चालुक्यास। और यहाँ पर राष्ट्रकूटा ने क्या कर दिया, देखो पालवा ने तो इसको हरा दिया पुलकेशिन सेकंड को, और साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रकूटाज थे उन्होंने इस चालुक्य डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया, यानी वहाँ से ओवरथ्रू कर दिया, हटा दिया, वहाँ से एंड करवा दिया। इस तरह से राष्ट्रकूटा और पालवाज ने चालुक्य डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। बाद में ये वेस्टर्न चालुक्य और ईस्टर्न चालुक्य के नाम से फेमस हुई। हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न चालुक्य और ईस्टर्न चालुक्य के बारे में। देखो वेस्टर्न चालुक्य जो थे वो कल्याणी के नाम से फेमस हुए, और ईस्टर्न चालुक्य जो है वो वेंगी के नाम से, VENGI वेंगी। तो चालुक्यास कल्याणी वाले वेस्टर्न और वेंगी वाले ईस्टर्न, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, किस तरह से इनका रिवाइवल हुआ। ईस्टर्न चालुक्य के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। द ईस्टर्न चालुक्यास रूल्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वेंगी इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश में हमारा वेंगी है, वहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली यानी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस रूल कर रहे थे ईस्टर्न चालुक्यास, इसलिए ये वेंगी होते थे। एंड ये हमेशा लड़ाइयाँ लड़ते थे। दे फ्रिक्वेंटली फॉट एंड अलाइड विद द राष्ट्रकूटाज। देखो पुलकेशिन सेकंड जो था ना चालुक्य से, तो राष्ट्रकूटों ने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, हरा दिया, ठीक है। लेकिन ये बाद के थे, है ना, 10th सेंचुरी के आसपास, और वो हमारा हर्षवर्धन जो था और हमारा पुलकेशिन सेकंड था वो 7th सेंचुरी में था। तो 300 सालों के बाद में संबंध अच्छे हुए राष्ट्रकूटाज के और चालुक्य के। तो इन लोगों ने अलाइड भी किया, यानी अलायंस भी बनाए, ग्रुप भी किया, और अच्छे खासे देयर रूल एनकरेज्ड हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड द ग्रोथ ऑफ तेलुगु कन्नड़ लिटरेचर एंड द लैंग्वेज। इसका भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था। तो अब हम लोग पालवाज के बारे में बात करते हैं कि भाई ये जो पुलकेशिन सेकंड को हराने वाले पालव थे वो कौन थे, किसने इसका सेटअप करवाया। सो पालव डायनेस्टी जो है ना रेज्ड इट्स पीक पीरियड इन द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में जो पालव डायनेस्टी थी वो अपनी पीक पे थी, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थी। एंड इनकी जो कैपिटल थी वो कांची थी, जो आज का हमारा कांचीपुरम है तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में जो कांचीपुरम है वो पालव की
पालवास की क्या थी, कैपिटल थी। दे रीच्ड पीक अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड हिज सन नरसिंह वर्मन फर्स्ट। अब जो पालव डायनेस्टी थी, इसका अभी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है अभी आपके टेक्स्ट बुक में आया नहीं है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि भाई इसके पावरफुल रूलर कौन थे। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट और उसका बेटा नरसिंह वर्मन, ये पालव डायनेस्टी के बहुत पावरफुल, क्योंकि नरसिंह वर्मन उससे भी पावरफुल था। क्या किया नरसिंह वर्मन ने, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि नरसिंह वर्मन वॉज आल्सो कॉल्ड मामला, यानी कि जिसका मतलब होता है रेसलर या वॉरियर, बहुत ज़्यादा पहलवान था वो। एंड ही डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड, और उसी की वजह से चालुक्य डायनेस्टी खत्म हुई थी बीच में। एंड आल्सो ही कैप्चर्ड बादामी या वाटापी, जो उनकी क्या थी, कैपिटल थी उनकी, है ना, उसको भी उसने कैप्चर कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। ही सेंट नेवल एक्सपेडिशन टू श्रीलंका टू हेल्प सिंहलाज प्रिंस। ऐसा भी कहा जाता है कि भाई ये जो से हम लोग साउथ इंडिया का बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा श्रीलंका है, तो यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में यहाँ कांचीपुरम में इनकी कैपिटल थी, और यहाँ से इन लोगों ने नेवल मतलब नौसेना, जो नेवी होती है, जल सेना, वहाँ उन्होंने अपनी एक एक्सपेडिशन भी भेजा, अभियान भी भेजा, और श्रीलंका का जो प्रिंस है सिंहलाज प्रिंस, वहाँ उसे बचाव करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, ऐसा भी कहा जाता है नरसिंह वर्मन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। अब उनकी इकोनॉमी और ट्रेड से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह से इनका काम चल रहा था। सो कांचीपुरम जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कल्चरल सेंटर था, एज वेल एज इकोनॉमिक हब था अपने ज़माने में, अपने टाइम में। ट्रेड होता था इसमें स्पाइसेस का, यानी मसालों का, टेक्सटाइल यानी कपड़ों का, जिसमें सिल्क के कपड़े भी थे, है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस था उस समय। एंड आइवरी का मतलब हो गया आपका जो भी एलिफेंट के टूथ होते थे, उनसे रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता था। एज वेल एज लग्जरियस जो गुड्स थे उनका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल होता था। सी पोर्ट कनेक्टेड थे, क्योंकि तमिलनाडु में आप देख सकते हो ये बे ऑफ बंगाल यहाँ पे लगता है। मामलापुरम बहुत बड़ा आपका, या जो आज महाबलीपुरम है, वो कनेक्टेड था साउथ ईस्ट एशिया से भी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो इस तरह से कनेक्टिविटी अच्छी थी। एंशियंट जो चाइनीज़ थे, पर्शियन थे, रोमन जो कॉइन है, वो हमें एक्सकेवेशंस के टाइम में मिले हैं, यानी माइनिंग के टाइम में। लेट्स टॉक अबाउट जुजेंग्स अकाउंट अबाउट पालावास के बारे में अगर हम बात करें, तो जुजेंग मेंशन्ड 100 बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज विद 10,000 प्राइस्ट, 80 Hindu temples and many Jain in Kanchi. He praised the people for being deeply attached to honesty and truth and valuing learning. अब cultural achievements क्या है इसका? So the Pallav built rock cut and monolithic temples at Mamlapuram. यहाँ पे जो महाबलीपुरम है आज के नाम से, their temples depict deities and Mahabharatas सीन, इनके मंदिरों में ये सीन देखने को मिलते हैं देवी देवताओं के। दे पैट्रोनाइज्ड जैन, वैष्णविट एंड सेविट, यानी कि विष्णु भगवान, जैन और शिव भगवान की भी, इनकी ट्रेडिशन को भी वो लोग फॉलो करते थे, ऐसा देखने को मिला है। दे आल्सो प्रमोटेड संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर। इनका ये कल्चरल अचीवमेंट्स है आपके सामने, ये आपको पता होना चाहिए। पोइट्स लाइक डैंडिन फ्लोरिस्ड अंडर दैम, मतलब पलव के टाइम में इस तरह बड़े से कवि है हमारे, ये भी वहाँ पे हुआ करते थे। महेंद्र वर्मन फर्स्ट रोट अ सैटिरिकल संस्कृत प्ले। महेंद्र वर्मन भी एक प्ले राइटर था। पल्लवा रूल एंडेड इन द लेट 9th century विद आदित्य फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट। आदित्य फर्स्ट जब वो जीत जाता है, तब पल्लवा रूल एंड हो जाता है, ये हमें अब तक की स्टोरी से पता चलता है। अब और फर्दर साउथ में अगर हम बात करें, सो द पांड्याज, चोला एंड चेरा किंगडम्स वर नॉन सिंस अशोकाज टाइम एंड संगमेज। उस जमाने से भी ये एम्पायर हुआ करते थे। आफ्टर ए पीरियड ऑफ डिक्लाइन दे रीएमर्ज्ड एंड शेप्ड साउथ इंडियाज पॉलिटिक्स एंड कल्चर। यहाँ हम थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, ये आपको पता होना चाहिए। Pandyans rose to power by the 6th century with Madurai as their capital. मदुरई उनकी कैपिटल थी, इनके साथ में पांड्यन आपके पावर में आए। कंट्रोल्ड सदर्न तमिलनाडु एंड ब्रीफली नॉर्दर्न श्रीलंका। जो हमारा श्रीलंका का नॉर्थ का वाला हिस्सा है और तमिलनाडु का जो साउथ वाला हिस्सा है,
यहाँ पांड्यन रूल करते थे, अच्छा खासा उनका कैप्चरिंग था। दे आल्सो एंगेज्ड इन मैरीटाइम ट्रेड वाया पोर्ट्स लाइक करेकाल, ये उस जमाने में बहुत ज़्यादा फेमस आपका पोर्ट था। आल्सो बिल्ट टेम्पल्स, पैट्रोनाइज्ड तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर जिसे कहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया। एंड दे वर डिपिटेड बाय द चोलास किंगडम इन द 10th century बट लेटर रिवाइव्ड, बाद में वापस उठे थे, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। अब चेराज के बारे में देखते हैं जो केरला के साइड में थे। आल्सो नोन एज चेरा पेरुमलस, चेरा को चेरा पेरुमलस भी बोला करते हैं हम लोग। एंड दे रूल्ड अलोंग द केरला कोस्टल एरिया, केरला का जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे इनका रूल चलता था। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। एंड आल्सो दे मेंटेन इंडिपेंडेंस डिस्पाइट पावरफुल नेबर्स। दे रिवाइव्ड अंडर विजयालय इन द 9th century विद तंजौर, जो आज का तंजौर है, एज देयर कैपिटल। आदित्य फर्स्ट डिपिटेड द पालवास एंड एक्सपेंडेड द किंगडम, ये आपको पता होना चाहिए। एंड बिल्ट अ वास्ट एम्पायर नॉन फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, अ स्ट्रॉन्ग नेवी एंड ग्रैंड टेम्पल्स। आल्सो दे पेट्रोनाइज्ड आर्ट, आर्किटेक्चर, sculpture and Tamil and Sanskrit literature. And also prosperity was supported by fertile Kaveri Delta, जो रिवर है वहाँ की, एंड गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे थी। तो कुल मिला के उनका बहुत अच्छा खासा एम्पायर था। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे एंडिंग पॉइंट पे। सो थैंक यू फॉर लर्निंग दिस, ऑलवेज कीप लर्निंग, आपको मैं ये बोलता हूँ, हमेशा आप पढ़ते रहो, सीखते रहो। हैप्पी लर्निंग के साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब आपका रहता है बच्चों। सो लाइक एंड सब्सक्राइब एक थंब इम्प्रेशन के साथ में आपका रहेगा एक क्रेडिट के लिए। सो बेल आइकन को दबा के जाइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।